तो लास्ट टर्म पे अपन पढ़ रहे थे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे थे ना। बॉन्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ठीक है। अब अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें दो ही एटम हो, जिसमें दो ही एटम हो, तो उनके लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम होती है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। अब जैसे N2 है, O2 है, H2 है और F2 है, इन चारों के अंदर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इन चारों में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? यहां नाइट्रोजन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। यहां ऑक्सीजन में क्या है? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड और F2 में भी सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। सबसे ज्यादा तो यहाँ चाहिए ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में उससे कम चाहिए और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम चाहिए। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड कौन कौन से हैं? हाँ आप देखो, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग क्या होती है? प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइज। मैंने आपको कभी तो बताया होगा छोटे एटम अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, अरे बताया है क्या? तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, ये दोनों तो फर्स्ट पीरियड के हैं दोनों के दोनों, और क्लोरीन क्या है? सेकंड पीरियड का है। तो साइज किसकी छोटी है? हाइड्रोजन की। साइज छोटी होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। नोट कर लेना। तो नोट कर लें, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? हेडिंग लिखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। हाँ जी बेटा।
पहला बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, यहाँ केवल एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ एक सिग्मा और दो पाई है। ठीक है, इसके बाद में एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, बॉन्ड एनर्जी, ये तो मुझे पता ही है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज ज्यादा, अगर साइज ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड घटिया बनेगा। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एटॉमिक साइज, 1 अपॉन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा। HF, HCl, HBr, HI। तो देखिए रहा है साफ साफ, धीरे धीरे ये सेकंड पीरियड का फ्लोरीन, वो थर्ड का, वो फोर्थ का, वो फिफ्थ का। तो जैसे जैसे ऑर्बिट साइज बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड कैसा होता जाएगा? वीक। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। नोट कर लेना। ऊपर ऊपर आओगे ना, चलो फिर रुको, फिर पहले आगे ना आगे वाले समझ लो। मुझे ऐसा लगता है ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। एलपी एलपी रिपल्शन थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा अपन ने पढ़ा होगा ओवरलैपिंग के अंदर ही। बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लोन पेयर रिपल्शन। मैंने वहां ये भी बताया था एलपी एलपी रिपल्शन केवल वहां वर्क करता है सेकंड पीरियड वालों में। अरे कहाँ वर्क करता है? सेकंड पीरियड वालों में। ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन सेकंड पीरियड एटम। ठीक है, लेकिन ये कब देख रहे हैं? जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो? सेम हो। वरना तो जहां बॉन्ड ज्यादा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां बॉन्ड ज्यादा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो फिर वहां अपन को एलपी एलपी रिपल्शन। याद करो ये Cl2, Br2, F2 और I2। देखो वैसे तो छोटा एटम कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटे एटम है। अरे फ्लोरीन छोटा एटम है तो वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर आप याद करो फ्लोरीन हेलोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है इनके बीच। 7 में से 1 ने बॉन्ड बनाया, बचे कितने? 6। अरे 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर पहले वाले फ्लोरीन पे, 3 लोन पेयर दूसरे वाले फ्लोरीन पे। एलपी एलपी रिपल्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। एलपी एलपी रिपल्शन की वजह से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो इतनी कम हो जाती है कि वो Br2 से भी कम हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा देखो जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन 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 और सल्फर सल्फर, इसमें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? सल्फर सल्फर। नहीं नहीं सर ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का, साइज छोटी है सर उसकी, छोटे एटम अच्छे बॉन्ड बनाते हो आप ही कहते हो सर। अरे पर छोटे एटम में एलपी एलपी रिपल्शन भी तो लगता है। उस एलपी एलपी रिपल्शन की वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वैसे एक बात बताऊं, अगर यहाँ कार्बन कार्बन और सिलिकन सिलिकन होता तो उस केस में कम नहीं होती, क्योंकि कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना लेता है? 4। कार्बन पे कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं, और अगर बचेगा ही नहीं तो एलपी एलपी रिपल्शन लगेगा ही नहीं। फिर तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? किसमें बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है? कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? कार्बन कार्बन। क्योंकि बाकी सब में क्या लग रहा है? एलपी एलपी रिपल्शन। ठीक है, एलपी एलपी रिपल्शन।
हाँ जी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ कोई एलपी नहीं है, यहाँ केवल एक ही एलपी है, रिपल्शन कम लगेगा। यहाँ 2 एलपी है तो रिपल्शन और ज़्यादा लगेगा। यहाँ 3 एलपी है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा लगेगा। समझ में आती है क्या बता? अरे बोलो जरा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे।
ये क्वेश्चन नोट करो। इन विच कंपाउंड all bond angles are same? In which compound all bond angles are same? तो ऊपर वाले में आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन, है ना? बताओ इनमें किसका बॉन्ड एंगल सबका सेम होगा? अब इसके यहाँ CCl4 का रीजन क्या है? टेट्राहेड्रल तो सबका ही टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर किसी पे भी नहीं है। अरे रेगुलर ज्योमेट्री है उसकी। क्या होती है रेगुलर ज्योमेट्री? सेंटर पे कोई भी लोन पेयर ना हो और सारे पड़ोसी एटम सेम हो। जब रेगुलर ज्योमेट्री होगी ना तब बॉन्ड एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। सेंटर पे कोई भी लोन पेयर नहीं हो और सारे पड़ोसी एटम क्या हो? सेम हो। तो रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। अरे आयुष तो क्या करता रहता है बेटा? कुछ भी नहीं करता? तो कुछ तो किया कर यार। तो आप इसमें लिखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, मतलब इसका रीजन। मॉलिक्यूल in molecule in which all bond length are same, molecule in which all bond length are same, comma having same bond angle, or molecule which having regular geometry, विच हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री। दोनों बातें देखनी है, बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए। ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? सेंट्रल एटम डज नॉट हैव any lone pair and all surrounding atoms should be same. All surrounding atoms should be same. ठीक है। आपको अगर आइडिया हो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में कोई रिलेशन होता है क्या? अरे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में कोई रिलेशन होता है क्या?
बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अरे ये बातें बता चुका हूं मैं। बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है EN के। ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं बेटा। तो जहां सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी वहीं तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। जहां सारी बॉन्ड लेंथ सेम होगी वहीं तो सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे, सेम। ठीक है, तो यहां तो CCl4 में सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। अरे CCl4 में तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है। CH बॉन्ड लेंथ और CCl बॉन्ड लेंथ सेम थोड़ी हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? CCl4। बॉन्ड एंगल कैसे देखना है? बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड एंगल कैसे देखना है? बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड एंगल कैसे देखना है? बॉन्ड लेंथ से। रेगुलर ज्योमेट्री भी कई बार धोखा दे जाती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कभी धोखा नहीं देता। तो बॉन्ड एंगल कैसे देखना है? बॉन्ड लेंथ से देखने हैं, बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड एंगल कैसे देखना है? बॉन्ड लेंथ से देखना है। रेगुलर ज्योमेट्री पर 100% अपन रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं अभी बताता हूं। ये नोट हो गया क्या भाई आपका? हो गया? आयुष खड़ा हो भाई। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री है ना? थोड़ा जोर से तो बोल। ये लैंग्वेज नहीं समझता मैं, थोड़ा ढंग से बता, लाउडर। अरे अभी तो लिखा है यार, रेगुलर ज्योमेट्री, सेंट्रल एटम डज नॉट हैव एनी लोन पेयर एंड ऑल टर्मिनल एटम आर सेम। सारे पड़ोसी सेम हो और उस पर लोन पेयर नहीं हो। क्या होती है रेगुलर ज्योमेट्री? इधर मेरे कान में बता के जाए इधर, और कोई सुन नहीं ले, राज की बात है तो। अरे बता तो सही, जोर से बोल। अरे यार तू, आप जोर से नहीं बोलते क्या? जोर से बोलते हो? नहीं बोलते? नहीं बोलते। अभी जैसे कि चलो आगे देखते हैं। सुनो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल will have unequal bond length? Which of the following molecule have unequal bond length? Which of the following molecule have unequal bond length? तो बॉन्ड एंगल के लिए बॉन्ड लेंथ चेक कर रहे थे, तो बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड एंगल चेक करो। NF3 ये लोन पेयर, PF3 ये लोन पेयर,
PCl5 और SF6। हाँ जी, तो बताओ मुझे पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अरे बोलो। sp3। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। समर खड़ा हो भाई। इस सेकंड वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? sp3 में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? अरे कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का? sp3 में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 109 का। अरे आप मुझे बताओ, यहां भी 109 का होगा क्या? थोड़ा कम हो जाएगा, लॉन पेयर के रिपल्शन की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, पर होंगे सारे सेम, होंगे सारे सेम। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता। sp3d2। sp3d2 में बॉन्ड लेंथ सारी सेम होती है कि अलग अलग होती है? कैसे पता? क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम होता है। परफेक्ट। इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 के होते हैं। जब बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन बता। sp3d। इसमें बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या? सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो इक्विटोरियल है ना, उनमें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। और जो एक्सियल है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90। तो जब बॉन्ड एंगल ही अलग अलग हैं तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में? इनवर्स। तो देखो ये रहा, इन NF3 PF3 SF6 only one type of bond angle are present या is present, hence only one type of bond length। समझ गए क्या भाई? इनमें एक ही टाइप के बॉन्ड एंगल है तो एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है? वरना बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं बेटा जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल हैं। यहाँ बॉन्ड एंगल कौन कौन सा है? 90 डिग्री है और 120 डिग्री है। जब दो भात के बॉन्ड एंगल है तो दो भात की बॉन्ड लेंथ भी होगी। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ कहाँ आ जाएगी इसमें? अच्छा चल, इतना ही बता दिया तो ये भी बता दे कि अगर मान ले ये A है और ये B है तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? एक्सियल वाली ज़्यादा होगी कि इक्वेटोरियल वाली? एक्सियल वाली ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ बॉन्ड एंगल क्या है? कम है। नोट कर लो बेटा, बैठ जाओ। इसीलिए तो मैं कह रहा था बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ से देखना है या बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल से देखनी है। अब देखो इन सबकी रेगुलर ज्योमेट्री है कि नहीं है? अरे SF6 की ज्योमेट्री भी रेगुलर है, PCl5 की भी रेगुलर है, इन दो की तो रेगुलर है ही कम से कम। सारे पड़ोसी एटम सेम, सेंटर पे कोई लोन पेयर नहीं, चेक कर लो। इन दोनों में तो ऐसा ही है, लेकिन तो भी बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है ना। एक में सेम आ रही है, एक में सेम नहीं आ रही। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल से देखेंगे और बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ से। वाह, दोबारा समझाऊं क्या? हाँ भाई मेघना, आगे क्या समझ? दोबारा एक्सप्लेन करूं? रिफत, आज तो डाउट पे आए नहीं आप यार। लेट आए थे आप, और कल आए नहीं थे और आज लेट आए थे।
ये मौसम, ये बारिश और ये नीयत। हाँ जी। हुआ क्या? हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट, अब ये बॉन्ड पैरामीटर कंप्लीट हो गए, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेजोनेंस। बस अब कुछ भी नहीं लिखता हूं, पहले समझेंगे। ऊपर वाला हो गया क्या? सुनो बेटा, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड एनर्जी, उसका बॉन्ड एंगल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अगर अपन एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाए, एक सिंगल स्ट्रक्चर से, कि वो सिंगल स्ट्रक्चर में कुछ और बॉन्ड लेंथ बता रहा है और जब एक्चुअल में देखा गया तो उसकी कुछ और ही बॉन्ड लेंथ आ रही है, इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो हाइपोथेटिकल होते हैं। वो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसका मतलब उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में उन सब स्ट्रक्चर्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। सही बात है। जैसे मानो कि गधे और घोड़े से खच्चर बनता है, तो अपन ने गधे की फोटो बना ली, घोड़े की फोटो बना ली, ठीक है। और तो ये गधे और घोड़े की फोटो क्या है? ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो एक्चुअल बन रहा है खच्चर, उसमें दोनों का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। जब कुछ नई प्रॉपर्टी आ रही है, उनसे बनाए तो उन्हीं की प्रॉपर्टी आएगी भाई।
तो वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ठीक है, तो उनके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर। तो if all the property of a molecule is not explained by one structure, then for such molecule more than one structure are possible, ठीक है, are formed which are known as resonating structure, which are known as resonating structure, ठीक है, which are known as resonating structure। इन्हें और क्या बोलते हैं, आप लिख लेना वहां कहीं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उसी के नाम है, आर फॉर्म्ड। केवल पेपर पे बनाए जाते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल, एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनकी, केवल पेपर पे बनाए जाते हैं, पेपर पे बस। फॉर्म्ड विच आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड, और इन स्ट्रक्चर से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, शॉर्ट में बोलते हैं RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल वाइल रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। समझ आ गई क्या बात आपको? अरे कब बनाना पड़ता, समझ में आ गया क्या? जब एक स्ट्रक्चर उसकी सारी के सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? कंडीशन व्हेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल डॉट जो बनाते हैं अपन, ऑड इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन विद, आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो, अल्टरनेटिव पोजीशन पे, एक छोड़ के एक, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो तो उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मींस ओनली वन सिग्मा बॉन्ड शुड प्रेजेंट बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में क्या होना चाहिए, केवल एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, एक सिग्मा, ठीक है। तो जैसे पाई, फिर बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन दिस एक्सेट्रा आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, जब ये पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जैसे अपन यहां देखते हैं, चलो ये ज्यादा हो जाएगा, पहले आप इतना नोट कर लो, एक बार करें नोट।
आगे नोट करो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस हैं? वैसे रेजोनेंस डिटेल में तो ऑर्गेनिक में आता है। हाँ जी, मेरे जाने के बाद फुल बातें करिए, तुमने मुझे पता है। देखते हैं, सुनो, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, मतलब ऐसे होने चाहिए वो, जैसे अपन डिस्कस करते हैं। नव्या जल्दी कर ले बेटा। हाँ नहीं नहीं, नवनी। ठीक, अब जैसे सुनो, यहां पर ये मेरे पास ये बेंजीन है, बेंजीन, ये बेंजीन दूसरा। अब सुनो, यहां पर ये पाई, फिर सिग्मा, फिर से पाई, फिर से सिग्मा, फिर से पाई, इस तरह से। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड है क्या? अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, मतलब यहां रेजोनेंस है, मतलब यहां क्या है? रेजोनेंस। अब ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, ये इधर चला जाए और ये ऊपर चला जाए, तो रेजोनेंस होने के बाद ये यहां, ये यहां और ये यहां। इस तरह अल्टरनेटिव पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों से अपन रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बीच में गोला गोला क्या बनाया हुआ है? बीच में गोले का मतलब है कि पाई बॉन्ड जो है ना, वो सारे कार्बन के बीच मूव कर रहे हैं, सारे के सारे कार्बन के बीच। भाई कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड थे। आप देखो, उनमें से तीन जगह पे तो यहां पाई बॉन्ड है और बाकी 3 जगह पे यहां पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो अपन ने क्या बना दिया? डैश डैश, कभी यहां, कभी यहां, इधर, कभी यहां, कभी यहां। तो ऐसे कभी 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 कहां है वो, तो सब जगह है। तो अपन ने इसे क्या बना दिया? डैश डैश। मतलब परफेक्ट बॉन्ड कहीं भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं कि कुछ ऐसी जगह है जहां बिल्कुल भी नहीं है। अरे समझ रहे हो क्या? कभी वहां है, कभी वहां नहीं है, कभी वहां है, कभी वहां नहीं है, ऐसे। तो ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। कहने का मतलब, आप मुझे बताओ, यहां 1 और 2, इस 1 और 2 बेंजीन में, इस 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अरे बोलो। 1। आपको 1 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 1.5 होता है। एक्चुअल में कितना होता है? 1.5। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा 1.5 को। तो अगर एक स्ट्रक्चर नहीं समझा पाए सारी प्रॉपर्टीज, तो उसी के लिए तो मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप देखो, उसी 1 और 2 के बीच में यहां कितना बॉन्ड है? डबल।
तो दो पोजीशन के बीच में, अरे वन और टू क्या है, एक पोजीशन है, एक पोजीशन यहां, एक पोजीशन यहां, तो दो पोजीशन मतलब दो पोजीशन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3। अरे दो पोजीशन के बीच में, एक पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, दो पोजीशन के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3। अरे डबल यहां है और सिंगल यहां है, 3 बॉन्ड है ना। तो बताओ एक पोजीशन पर टोटल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 को ही इंग्लिश में ना 1.5 बोलते हैं। अरे समझ आ रही है क्या बात। तो बॉन्ड ऑर्डर, वहां दो बॉन्ड के बीच में तीन बॉन्ड थे, तो एक बॉन्ड पे कितना बॉन्ड होगा, 3/2, 1.5। 1.5 मतलब 1.5 बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड तो परफेक्ट है और एक बॉन्ड क्या है, आधा। आधे का मतलब समझ रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो अगर एक बॉन्ड दो जगह बटेगा तो आधा आधा ही तो बटेगा। एक लड्डू दो जगह दो लोगों में बटेगा तो आधा आधा ही तो बटेगा ना भाई, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सुनो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेम एटम, दो सेम एटम के बीच में इन ऑल आरएस, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना उसके, जैसे यहां दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो दो सेम एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3। अरे 1 और 2 सेम एटम ही तो है, उनके बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं सब में मिला के, 3। सिंगल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आरएस। तो 3 बॉन्ड थे और आरएस कितने हैं, 2, तो 3/2, 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3/2 आया, यस और नो। अरे ऐसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दो एटम फिक्स कर लो कोई से भी। मैंने 1 और 2 फिक्स कर लिया, आपको ये अच्छे लग रहे हैं ना 1 और 2, नहीं लग रहे तो भी ये इन्हीं फिक्स करेंगे अपन। तो 1 और 2 फिक्स कर लिए अपन ने। अब उन दोनों के बीच में यहां कितना बॉन्ड है, सिंगल, और यहां कितना है, डबल। तो उन दोनों के बीच में टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेम एटम इन ऑल आरएस, ये तो हो गए 3, और नंबर ऑफ आरएस ये हो गए 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। पर ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है ये, इसका एक जुगाड़ और है मेरे पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1 + π/σ, 1 + π/σ, 1 + π/σ इन एन, कोई सा भी एक आरएस देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल पाई कितने हैं, 3, और टोटल सिग्मा कितने हैं, 6। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां सिग्मा और भी हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन, तो C6H6 होता है बेंजीन। अरे बेंजीन क्या होता है, C6H6। लेकिन मैंने केवल वो सिग्मा काउंट किए हैं जिनके बीच पाई मूव कर रहा है। मैंने केवल वो सिग्मा काउंट किए हैं जिनके बीच पाई मूव कर रहा है। तो ये जो पाई है ये इन्हीं रिंग वाले कार्बन के बीच में तो मूव कर रहा है, ये बाहर थोड़ी जा रहा है कि यहां बाहर घूम के, अच्छा बाहर नहीं, कुछ नहीं देखा, बाहर वापस अंदर आ गया, बाहर नहीं जा रहा, वो उसी रिंग में घूम रहा है। तो रिंग वाले ही सिग्मा काउंट होंगे, हाइड्रोजन का रेजोनेंस में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ये कभी यहां है तो कभी यहां है, कभी यहां है तो कभी यहां है, कभी यहां है तो कभी यहां है, फिर यहां। हाइड्रोजन की तरफ वो पाई बॉन्ड देखेंगे भी नहीं पसंद मुझे भाई, ठीक है, इस तरह। तो यहां पर एक तरीका और भी है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + π/σ। पाई कितने हैं, 3, सिग्मा कितने हैं, 6, तो 1 + 3/6।
कितना आ जाएगा 1.5। तो ये दो मेथड है, पर मैं तो ये वाला यूज करता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, नोट कर लो। हाइड्रोजन मत बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई काम तो कर नहीं रहे, वो क्या क्या तो याद करें उनको। अरे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने में एक जैसे हैं क्या? अरे बोलो जरा, अरे बताओ, से दिखने में एक जैसे से हैं क्या? एक जैसे से हैं क्या? अरे बोलो तो सही यार। मतलब अगर एक को घुमा दो तो दूसरा आ जाएगा क्या? बताओ, एक को घुमा दो तो दूसरा आ जाएगा क्या? तो इन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इन्हें। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं जिन्हें अपन एक दूसरे में कन्वर्ट कर सके घुमा के। अरे तुम समझ रहे हो क्या इक्विवेलेंट का क्या मतलब है यार? जिन्हें थोड़ा सा घुमाते ही दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। नहीं हो रहा ना तुमसे? नहीं समझ आ रहा तुम्हें? अरे पहले तो तुम बताओ, तुमसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे अगर थोड़ा सा घुमा दो तो ये यहां आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इन्हें ऐसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट बोलते हैं जो दिखने में एक जैसे हों।
अरे हो गया क्या? चल अब ये नेक्स्ट इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाओ आप, कार्बोनेट, सल्फेट और परक्लोरेट। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर आते हैं ना स्ट्रक्चर बनाने? बनाओ बनाओ बनाओ, देखता हूँ कैसे बनाते हो तुम। सर बनाते तो अच्छा है। बनाओ बनाओ बनाओ, मैं भी देखता हूँ आज तुम कैसे बनाते हो, कैसा बनाते हो। घर वालों को पागल बना रहे हो तुम। वजन करके चल रहे हैं, चल के आते हैं। कहाँ से ले रहे थे? सेकंड क्लास में आए थे क्या? तुषार सेकंड में आया था भी। डॉक्टर सेकंड क्लास में आए थे, फर्स्ट में आए हो? लेट क्यों आते? घर वालों को बताएंगे आपके घर में पता है? तो उसके घर वालों को पता है? अच्छा लगे नहीं पता। आपके घर वालों को पता है? हाँ भाई, हाँ भाई, परफेक्ट, क्या बात। थोड़ा पेंसिल बना इसको यार। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का? sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना? ट्राइंगल जैसे बनाओ उसको यार, थोड़ा सा ऐसे वो टेट्राहेड्रल जैसा बना। क्या चीज दिख रहा है? अच्छा वो ये क्या है? अरे सारे डबल कैसे बनाते हैं? दो पे नेगेटिव लिखो। सल्फेट से मुझे बता सर, इसके सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन तो बता। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? ये टेट्राहेड्रल, इसमें तो ऑक्सीजन क्या है? अरे वो क्या किया नाश्ता में? क्या है सीएल क्या है उसमें? कार्बन लिखा है और नेगेटिव भी तो है, एक ऊपर नेगेटिव आएगा ना। अरे नहीं क्या सीएल ऊपर माइनस, मतलब नेगेटिव वाला कितने बॉन्ड बनाता है? नेगेटिव ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? नेगेटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। चलो अच्छी बात है, अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। सुनो 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 जरा। अरे ये कार्बन जो है ना, कार्बन दो ओ पर तो नेगेटिव,
और एक ऑक्सीजन बच गया, उसके उधर क्या, अच्छा सॉरी, 2 ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव आएगा और एक पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो। अरे समझ गए क्या, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर sp2, ऐसा ही बनता है ट्राइंगल। यहां सल्फर, सल्फर एक O नेगेटिव, दूसरा O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, हाँ जी। अब आप सुनो, ये टेट्राहेड्रल ऐसा ही बनता है, और ये क्या हो जाएगा, Cl, एक O पर नेगेटिव, बाकी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। दिमाग के किसी एक कोने में चलना चाहिए कि हेलोजन 17 ग्रुप का होता है, 7 बॉन्ड बनाता है। सल्फर 16 ग्रुप का होता है, 6 बॉन्ड बनाता है। अरे चल ही रहोगे तुम्हारे दिमाग में, ऐसा तो क्या है। अब आप देखो, क्या यहां रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, नेगेटिव, अरे नेगेटिव सिग्मा और पाई है कि नहीं है, नेगेटिव सिग्मा और पाई है कि नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन है, 2 पर नेगेटिव है। अरे अरे सुनो तो सही, 4 ऑक्सीजन है, 2 पर नेगेटिव है। क्या मैं अगर ऐसा बना दूं तो ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, अरे सही है कि गलत है यार, 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, सारे सही हैं। नहीं नहीं सर, मजा नहीं आ रहा सर, यहां डबल बनाएंगे सर यहां डबल बनाएंगे सर, ऊपर वाले पे नेगेटिव बनाएंगे। हाँ तो वो भी ठीक है। अरे रेजोनेंस है इसमें, ये इधर बॉन्ड बना लेगा तो ये इधर से टूट जाएगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये, ठीक है, ये रेजोनेंस शो करते हैं ये, क्योंकि इनमें क्या है, उसकी कंडीशन है रेजोनेंस की। क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की, रेजोनेंस की कंडीशन ये रही, पाई सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई। आप देखो ना, देखो तो सही एक बार इनको, इन देखो, इन मासूम चेहरों को देखो, यहां कंडीशन है कि नहीं है बताओ। अरे देखो ना, देखो ये नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, रेजोनेंस की कंडीशन है भाई। 3 ऑक्सीजन है, 2 पर नेगेटिव है और एक डबल बॉन्ड है। कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं 2 पर नेगेटिव होगा। अरे इन 2 पे नेगेटिव हो सकता है, इधर डबल बॉन्ड हो सकता है, इन 2 पे नेगेटिव हो सकता है, इधर डबल बॉन्ड हो सकता है। समझ रहे हो क्या, यानी नेगेटिव चार्ज किसी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसी पर भी। ऐसे ही इनमें 4 ऑक्सीजन है, 2 पर नेगेटिव है, किन्हीं भी 2 पर नेगेटिव, किन्हीं भी 2 पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो वो ये अपना लोन पेयर इसको देगा। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर 6। अगर इसने अपना लोन पेयर सल्फर को देकर बॉन्ड बना लिया तो कितने हो गए, 7 तो औकात ही नहीं है उसकी, नहीं बना सकता। तो अगर उसने इधर से बनाया तो ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, ये इधर की ओर चला जाएगा। तो यहां रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, ठीक है। यहां क्या होगा, यहां रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपको रेजोनेंस बना के दिखाता हूं, बना के। भाई आप भी तो बना रहे हो, मैं भी बना देता हूं थोड़ा सा। इधर देखो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब इन 2 पर नेगेटिव आ गया, अब इन 2 की बारी, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। कौन से बच गए, ये वाले दोनों। तो कार्बन O पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। अरे बोलो समझ में आ गया क्या, किन्हीं 2 पर नेगेटिव, किसी एक पर डबल बॉन्ड। तो किसी एक पर डबल बॉन्ड बना लो, बाकी जो बच गए उन पे नेगेटिव चिपका दो। क्या ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, अगर घुमा दे तो बदल जाएंगे ये दूसरे में। तो ये क्या है, सारे के सारे इक्वल आरएस बनेंगे। क्या बनेंगे, इक्वल आरएस, इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। ऐसे बना बना के थोड़ी देख रहे होते हैं,
आपको तो ऐसे देखना है, अच्छा तीनों ऑक्सीजन ही तो है, किसी पर भी नेगेटिव दे दो, किसी को भी डबल बॉन्ड हो दे दो, ये तो इक्वली बनेंगे फिर तो। ऑक्सीजन पर ही तो जाएगा नेगेटिव, चाहे इन दोनों पे जाए, चाहे इन दोनों पे जाए, चाहे इन दोनों पे जाए, नेगेटिव तो ऑक्सीजन पर जाएंगे ना। तो ये क्या है, 3 इक्विवेलेंट RS, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब मैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, मुझे तो बॉन्ड ऑर्डर में इंटरेस्ट है। ये क्या आएगा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई कितने 1, सिग्मा कितने 3, तो क्या आ जाएगा 1.33। इसमें कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई कितने, अरे बोलो तो, पाई ये एक पाई यहां, एक पाई यहां, 2 है ना पाई, और सिग्मा कितने, तो ये कितना आएगा 1.5। यहां बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस पाई कितने 3, सिग्मा कितने, तो क्या आ जाएगा 1.75। समझे कि नहीं समझे। चलो अब जैसे एक क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर तो ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाऊं, Cl, एक O पर नेगेटिव, एक O पर नेगेटिव, एक O पर नेगेटिव और एक O पर नेगेटिव, बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, अरे कितने बचे 3, डबल बॉन्ड हो, 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 और यहां तो कुछ बचा ही नहीं। अरे आई क्या बात समझ में। तो अब यहां, हालांकि यहां आपको पता है ना एक लोन पेयर भी है, यहां कितने लोन पेयर हैं, अरे 2 लोन पेयर है वहां पर, ये लोन पेयर यहां, ये लोन पेयर यहां, और इसमें तो 3 लोन पेयर है। खैर मुझे तो ये देखना है कि नेगेटिव किस पर है, एक ऑक्सीजन पे, क्या किसी भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ सकता है क्या, बोलो। अरे इधर नेगेटिव आ जाएगा तो उधर डबल लग जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा तो बाकी, तो बस ये तो इक्वल RS बनाएंगे। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई कितना है, सिग्मा कितने 1.75, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई कितने, सिग्मा कितने 1.67, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई कितने, सिग्मा कितने 1.5, और इस वाले में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। अरे वहां तो कोई रेजोनेंस नहीं है, वहां तो एक सिंगल बॉन्ड तो है बस। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना था, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, इसका, 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 किसका, इसका। और अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता तो, अरे इसका रिवर्स इनवर्स आ जाता, क्या इसका इनवर्स आ जाता, समझ रहे हो ना। तो ये आप नोट कर लें बेटा। ये बेंजीन वाला कर लिया क्या आपने, चलो फिर करो।
हो गया क्या? हो गया क्या? क्या विश्वेंद्र नहीं हुआ क्या ऊपर वाला? क्या इतना नोट हो गया क्या? अरे बोलो जरा। हो गया? ये समझ आ गया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? हाँ जी। तो सुनो, देखो मेरे पास अब इससे आगे अपन केवल समझेंगे, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, इन तीनों का मुझे बॉन्ड लेंथ बताना है। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका इन्वर्स हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो मुझे ऐसा लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कल बताई थी मैंने कि कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और कार्बन 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव और 1 डबल बॉन्ड हो। यहां रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा?
नेगेटिव सिग्मा पाई, अरे है कि नहीं है? तो फिर यहां बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई कितना है 1, सिग्मा कितने हैं 3, 1.33। अच्छा यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, अरे दो ही तो बॉन्ड है वहां पर, ठीक है। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। अरे आपके दिमाग में हमेशा चलता है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है तब जाके उसका पेट भरता है, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहां तो उसने 2 ही बना है, 6 थे, 2 ने बॉन्ड बना लिए, 6 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6। यार इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अरे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बन के आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है 2s और 3 ऑर्बिटल होते हैं 2p। और 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए। अरे 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए तो कितने हो गए 8 कंप्लीट हो गए क्या? ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेटा जी अगल में देने वाला बगल में लेने वाला, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा इसके साथ में शेयर कर लेगा, शेयर क्या कर लेगा शेयर कर लेगा। क्या बोलते हैं इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। देने वाले पर क्या होना चाहिए लोन पेयर और लेने वाले पे क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अरे 3 बॉन्ड हो गए क्या? 3 हो गए ना बॉन्ड, 2 तो पहले ही थे, एक और तो बन गया। तो अब अगर मुझसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा CO, फिर क्या आ जाएगा CO2 और फिर क्या आ जाएगा CO3-2। मुझसे क्या पूछा है बॉन्ड लेंथ, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका उल्टा आ जाएगा, यस और नो। अरे बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है ना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो अगला है, अगला सुनो 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 O2। अरे अरे सामने देखो सामने यार, ठीक है। अगला देखो कि अगर मान लो मेरे पास में O2 O3 H2O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताना है। O2 तो पता ही है, सारी दुनिया को ही पता है O2 तो O डबल बॉन्ड O होता है। ऑक्सीजन 2 ही तो बॉन्ड बनाता है, क्या कहते हो? सही बात है। O3 का स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O, पर अभी तो एक ऑक्सीजन और बच गया। अरे एक ऑक्सीजन और बच गया, क्या करे क्या करे क्या करे, एक डबल बॉन्ड और बना दूं। ऑक्सीजन के पास 4 डबल बॉन्ड, मजाक चल रहा है, नहीं हो सकता ऐसा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही कोवेलेंट बना सकता है, 6 होते हैं 2 ही कोवेलेंट बना सकता है, यस और नो। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास कुछ है जो तुम्हें भी पता है, उसके पास लोन पेयर है। और ये पड़ोसी ऑक्सीजन कह रहा है यार प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं तो मर जाऊंगा। तो सेंटर वाला ऑक्सीजन कह रहा है बीच वाला, अरे मैं नहीं बना सकता यार कोवेलेंट और नहीं बना सकता। तो ये कह रहा है तो कोई बात नहीं कोऑर्डिनेट से दे दे, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे क्या मतलब कोवेलेंट से आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं। तो ये इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के पास तो। अरे ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, अभी 2 की कमी है ना, इसका मतलब एक डिब्बा क्या पड़ा है उसके पास खाली। तो ये क्या बना, इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा।
इसके साथ में शेयर कर लेगा, शेयर। आपको पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देने वाले के कोई भी फायदा नहीं होता। फायदा किसको होता है? केवल लेने वाले को। देने वाले में क्या चेंज आता है? उसका वो उसमें बदल जाता है, उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा ऑक्सीजन को। अच्छा एक बात बताओ यार, अरे जरूरी है क्या इसी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बने? डबल इसके साथ भी तो बन सकता था, इसके साथ डबल बन जाता और इसके साथ कोऑर्डिनेट बन जाता। अरे यस और नो? अरे जब अगर ऐसा हो सकता था तो फिर यहां पर रेजोनेंस जैसा हो सकता है, रेजोनेंस जैसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1 + π/σ से निकालते हैं। 1 पाई कितना है 1 और सिग्मा कितने हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। यानी इसका एक और बन जाएगा ना ऐसे, O डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट O। अब ये दोनों एक जैसे से स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ये बन ही जाएगा। अरे बोलो, तो अगर एक को घुमाने से दूसरा आ रहा है इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक को घुमाने से दूसरा आता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 1 + π/σ, 1 + π/σ। तो भूल गए क्या? बताया था मैंने, याद करो 3 महीने पहले, अरे बताया था ना। ठीक है, तो बस ये तो यहां तो बॉन्ड ऑर्डर यहां आ रहा है। अरे यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? बता भाई रितिका, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 एटम के बीच में बॉन्ड, कितने बॉन्ड है यार? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। अब यहां इसमें और कोई राज नहीं है, बस यही है, सारे राज खोल दिए मैंने यहां पर। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है, H2O2 का स्ट्रक्चर। तो यहां ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अरे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? O2 का, फिर O3 का, और सबसे कम किसका है? H2O2 का। ठीक है, ये OO बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, OO। ठीक है, वो गाना था ना ऐसा एक, OO, थोड़ा पुराना गाना है सलमान खान का। ठीक, चलो। अरे नहीं सुना क्या तुमने? सुना है ना? कौन सा है जानवी, कौन सा पता नहीं। ठीक है, ये था रेजोनेंस के बारे में। अभी 10-15 मिनट बची है तो मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, हल्का सा नोट कर लेना। ठीक है, फॉर्मल चार्ज वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। अच्छा, फॉर्मल तो चार्ज है, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। ठीक है, तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये नॉर्मल चार्ज नहीं है, ये रियल चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो ड्रॉ करने का काम आता है ये। अच्छा, ये यूज क्यों करते हैं? ये यूज क्यों करते हैं? वो किसी मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने कहा भाई आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसका CO कार्बोनेट का, किसी ने कैसा बनाया, किसी ने कैसा बनाया, किसी ने कैसा बनाया, तो वो वाली स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वैलिड होगी, सबसे ज्यादा, जिसमें मिनिमम चार्ज होगा। क्या होगा? मिनिमम चार्ज, क्योंकि चार्ज की वजह से रिएक्टिविटी आती है। पॉजिटिव चार्ज को देखते ही ना ऐसे नेगेटिव चार्ज भगा आता है, जैसे लाल कपड़े को देखते ही सांड भगा आता है। लाल कपड़े मत ठीक है, अरे तुमने नहीं सुनी क्या बात? ये ठीक है, सुनी होगी।
ऐसे ही, अरे पॉजिटिव को देखते हैं नेगेटिव भागा आता है और नेगेटिव को देखते ही पॉजिटिव भागा आता है। भागा आता है तो वो तो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन, तो उनकी तो रिएक्टिविटी हाई है, रिएक्टिविटी हाई है, तो उनकी स्टेबिलिटी लो है। जब रिएक्टिविटी हाई होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, ऐसा में तुमने नहीं सुना कि यार मैंने बहुत काम कर लिया भाई, जवानी में बहुत काम किया, ठीक है, अब बुढ़ापे में थोड़ा आराम करूंगा, भगवान की भजन करूंगा, मस्त रहूंगा। ठीक है, तो अब जाके तो थोड़ा सा चैन मिला है, चैन मिला है मतलब अब जाके तो स्टेबिलिटी आएगी, वरना पूरे जीवन तो भागा दौड़ी में निकल गया। अरे ऐसा सुना है कि नहीं सुना तुमने? तुमको सुनते नहीं हो, घर वालों से बात किया करो थोड़ी सी, दादा दादी से ऐसे। हाँ हाँ भाई, अरे वो कौन है तेरे, वो तो कहते होंगे ना ऐसे, दादाजी हैं तेरे। हाँ ठीक है, सुनो अब, सुनो सुनो सुनो, एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, टोटल चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। बेसिकली ये अपन यूज लेते हैं ऑक्सो एनायन में। किस में लेते हैं? ऑक्सो एनायन में, ऑक्सो एनायन। ठीक है, मान, ठीक है, जैसे 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 ये कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, ये अधूरा अधूरा सा नहीं लग रहा क्या? अधूरा अधूरा सा लग रहा होगा ना, जैसे इनके सिर पे बाल ही नहीं है ऐसे। अब जाके कंप्लीट हुआ ये, अरे अब जाके कंप्लीट हुआ ना भाई। अब आप देखो ना यार, ये अपन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ऑक्सो एनायन, फॉर ऑक्सो एनायन, एक्सो नहीं, ऑक्सो एनायन के लिए फॉर्मल चार्ज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा सबके, बार बार मैंने सोचा। यहां देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2, और टोटल एटम कितने हैं? 3। तो 3 एटम पर -2, 3 एटम पर -2, तो एक एटम पे कितना है? -2/3। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, है ना। तो टोटल नेगेटिव चार्ज बटे टोटल एटम, टोटल नेगेटिव चार्ज बटे टोटल एटम, है। टोटल एटम ने डिवाइड कर दिया तो पर एटम आ गया क्या? वो टोटल एटम का डिवाइड कर दिया तो पर एटम चार्ज आ गया क्या? पर एटम चार्ज आ गया क्या? पर एटम। अरे जिस मॉलिक्यूल में पर एटम चार्ज मिनिमम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना आया? -2/3। अरे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? -2। टोटल ऑक्सीजन एटम कितने? 3। ठीक है, तो इधर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? -2। टोटल ऑक्सीजन एटम कितने? 4। इधर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? -3। टोटल ऑक्सीजन एटम कितने? 4। तो इसका फॉर्मल चार्ज -3/3, 3/4, इसका -2/4, इसका -2/3। ऑक्सो एनायन में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? टोटल नेगेटिव चार्ज बटा टोटल ऑक्सीजन एटम। बहुत मुश्किल है पर तुम कर सकते हो। क्या कहते हो? यस यू कैन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन एटम। मैं भी तो वही समझा रहा हूं कब से, तुमने क्या नई बात बता दी? हमने तो बताया नहीं। चलो, -2/3। अरे -2/3 समझ में आ गया क्या? टोटल नेगेटिव चार्ज बाई टोटल ऑक्सीजन एटम, टोटल नेगेटिव चार्ज बाई टोटल ऑक्सीजन एटम। अरे इब्रा ये रेजोनेंस है क्या? ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई। अरे है ना भाई? ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। फॉर्मल चार्ज, अच्छा फॉर्मल चार्ज का एक दूसरा तरीका भी है, वो सिंपल वाला तरीका तो अपन यूज करेंगे नहीं। ठीक है, अपन तो ये हमेशा टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। इधर देखते हैं, फॉर्मल चार्ज का एक तरीका और है, फॉर्मल चार्ज का एक तरीका और है। एक बात बताऊं मैं आपको, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम पर +1 चार्ज आता है,
और लेने वाले पर -1 चार्ज। मतलब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं, जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट में डिफरेंस पता है ना? कोऑर्डिनेट अनइक्वल शेयरिंग, कोवलेंट इक्वल शेयरिंग। कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बिल्कुल सेम बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सेम, बस बनने का तरीका अलग है। बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पर आता है पॉजिटिव और एक्सेप्टर पर आता है नेगेटिव। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो उनके फॉर्मल चार्ज होते हैं। जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पर पॉजिटिव आता है, एक्सेप्टर पर नेगेटिव आता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं ये उनके क्या है? फॉर्मल चार्ज। ऑक्सो एनायन में कैसे निकालना है मैंने बता दिया। अब कोऑर्डिनेट वालों में कैसे निकालना है मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करो, डोनर पे प्लस लगाओ, एक्सेप्टर पे माइनस लगाओ, खत्म। नहीं सर दोबारा। तो इस मेथड को अपन थोड़े अलग अंदाज में पढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज का एक मेथड, एक फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ वैलेंस एटम, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल समझ लो ना, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड को नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे O3 में आपको याद है क्या? एक तो डबल बॉन्ड बनता है और एक कोऑर्डिनेट बनता है। अरे सही बात बोल रहा हूं क्या? ऑक्सीजन के बस की थोड़ी है चार बॉन्ड बनाना। तो फिर इसको चुप, तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बस ज्यादा मत बोल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ले ले। किससे ले ले? कोऑर्डिनेट से। कोवलेंट का नाम मत लेना। ठीक है मालिक, आप जैसा देना चाहे। ठीक है, तो ये ऐसे। अब आप देखो इसमें, इस पर कौन सा, जब मैं इसको कोवलेंट में कन्वर्ट करूंगा, किसमें? कोवलेंट में, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और इस पर कौन सा आएगा? माइनस। तो इसका फॉर्मल चार्ज +1, इसका फॉर्मल चार्ज -1 और इसका फॉर्मल चार्ज 0। उस पर तो कुछ आया ही नहीं ना चार्ज। अरे उस पर तो कुछ आया ही नहीं ना। इस वाले को मैं इस मेथड से सोल्व करके बताता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाले को इस मेथड से। पहले वाले पर, ये पहला वाला, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने, अच्छा मैं तीनों का एक साथ ही बता देता हूं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 और 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, समझ रहे हो तुम? 6। ठीक है, ओके। अब इस पहले वाले के नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2, ये आ गया 2। दूसरे वाले के कितने बॉन्ड है? 3, ये आ गया 3। तीसरे वाले के कितने बॉन्ड है? 1। कितने बॉन्ड है? 1। देख रहा है ना 1? दोबारा समझो, 1 बॉन्ड, तो ये आ गया 1। माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से कितने ने बॉन्ड बनाया? 2 ने, बचे कितने? 4। तो नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 4, ये रहा 4। इसके पास नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 6 होते हैं। 6 में से 2 ने इधर बॉन्ड बना लिया, 2 इधर चले गए, बचे कितने? 2, तो ये आ गया 2। इस वाले के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बॉन्ड कितने ने बनाया? 0 ने। इसके तो एक भी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया, इसने तो लिया है उधर से, इसका काम कुछ भी नहीं आया है। अरे समझ रहे हो क्या? इस बॉन्ड में इसका कोई इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है क्या? नहीं, सारे उसके काम आ रहे हैं बस। तो इसके पास 6 है, तो इसके वैलेंस शेल नॉन बॉन्डेड में कितने आ गए? 6। तो इसका कितना आ रहा है? 0। इसका कितना आ रहा है? +1। इसका कितना आ रहा है? -। सर प्लीज एक बार दोबारा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 1। देख लो 2 3 1 आ रहा होगा सेकेंड टर्म।
2 3 1 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाए। अरे देवेश, देवेश सामने बेटा। 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाए, बचे कितने 4, तो -4। यहाँ 6 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, 2 ने उधर 1 ने इधर, बचे कितने 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। और इसके बाद तो 6 के 6 ही बचे। मेरा तो एक भी काम नहीं आया यार, उसे का खा लिया सारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अरे कितना आ रहा है -1। तो ये क्या है इनके फॉर्मल चार्ज। तो मैं दूसरे शब्दों में तो ये बता रहा था कि कोऑर्डिनेट को जब कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पे प्लस आता है, एक्सेप्टर पे माइनस आता है। उस मेथड में ज्यादा जोर आ रहा था तुम्हें, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला, इतना लेंथी मेथड। कौन करेगा ऐसा? नहीं करेंगे। ये देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें याद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डोनर पे क्या आएगा प्लस, एक्सेप्टर पे क्या आएगा माइनस। ये क्या है इनके, ये क्या है इनके FC फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑक्सो एनायन में ऐसे निकालते हैं बस। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, when a coordinate bond convert into covalent bond then on donor atom +1 charge appear and on donor acceptor atom -1 charge appear. These are formal charge of donor and acceptor atom. ठीक है, आपको पूरा बढ़िया से लिखा हुआ मिलेगा। अब आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर्मल चार्ज दो ही चीजों के लिए निकालने हैं आपको, 2 ही चीजों के लिए, या तो ऑक्सो एनायन के लिए या जहां कोऑर्डिनेट बन रहा होगा उसके लिए, या तो ऑक्सो एनायन के लिए या जहां कोऑर्डिनेट बन रहा होगा उसके लिए। ऑक्सो एनायन के लिए क्या होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज बटा ऑक्सीजन एटम, टोटल नेगेटिव चार्ज बटा ऑक्सीजन एटम। और कोऑर्डिनेट वालों के लिए तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। नहीं, हिंदी में नहीं, मतलब दूसरा इसका नाम हो रहा है डेटिव बॉन्ड। डेटिव इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, मतलब बात तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ये तो उसका टाइप है। अरे मेन तो कोवेलेंट होता है, ये तो उसका एक टाइप है। ठीक है, और वो भी बनने का तरीका अलग है। बनने के बाद 100% सेम होता है कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट, 100%। ठीक है, coordinate bond is formed between 2 non-metals by unequal sharing of electron in which one atom provide electron pair for sharing, one atom provide electron pair for sharing which is called donor atom, और जो देता है वो donor atom। ठीक है, and other atom which accept electron pair। मेहमान आएंगे तो कहाँ रखेंगे, खाली कमरे में ना। ठीक है, नहीं उसी रूम में पहले 10 लोग रह रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो and which is called donor atom and the other atom which accept electron pair in its vacant orbital। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां पर लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल के लिए। तो पहले वाले के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरे वाले के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। जो लोन पेयर देता है उसे बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर लेता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। कभी मैंने बताई क्या आपको एक बार, लुईस बेस लुईस एसिड। ठीक है, जो लोन पेयर देता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। आपको तो पता ही है यार, जो H+ देता है वो एसिड होता है, और जो OH- देता है वो बेस होता है। ये तो पता ही है ना आपको, मतलब एसिड और बेस तो आपने सुन ही रखा है, ऐसी क्या बात है। आज जैसा लुईस बताता है वैसा सुन लेते हैं। लुईस कहता है लोन पेयर डोनर लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। तो फिर आप मुझे बताओ ना, ये वाला बताओ, ये वाला। इसमें ये वाला तो क्या है, लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है, और ये वाला क्या है, लुईस एसिड, क्योंकि ले रहा है। चलो बहुत अच्छा। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या कंडीशन है, देखो। जो देने वाला हो ना, जो देने वाला हो, उसमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर। अरे लोन पेयर तो होना ही चाहिए,
लेकिन उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। कि पता लग रहा है खुद तो भूखे मर रहे हैं, नहीं सब तू खा ले यार। ऐसा कोई नहीं करता कि खुद तो रोड पे आ रहे हैं, तू ले जा यार। ठीक है, वो तो हरिश्चंद्र थे बस, इनके सपने में आ गया था कि मेरा राजपाट को ले गया, और अगले दिन को वो आ ही गया था सामने कि आपने सपने में दिया था मुझे। मतलब देखो कोइंसिडेंस है, वो दोनों को सेम सपना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो डोनर एटम होता है उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। लोन पेयर होना चाहिए, और उसका क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो एक्सेप्टर होता है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। नहीं, उसका ऑक्टेट की कोई कहानी नहीं है, उसकी ऑक्टेट की कोई कहानी नहीं है। उसका ऑक्टेट पूरा हो तो भी लेगा, नहीं है तो भी लेगा। अरे समझ गए क्या भाई? एक्सेप्टर वाले के ऑक्टेट की कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्टर वाला तो हमेशा लेगा, बस लेने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो सेकंड पीरियड वाले का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगा, और थर्ड पीरियड वाले का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और वो तो मानते ही नहीं है ऑक्टेट रूल को। कौन मानता है ऑक्टेट रूल को? सेकंड पीरियड। कौन मानता है? सेकंड पीरियड। तो बस इतना काफी आज के लिए। डोनर एटम पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और उसका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। एक्सेप्टर पे क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। बस खत्म। एक्सेप्टर पे कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो काफी आज के लिए। ओके, टाटा, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन। पटाखे कम जलाना। अरे पटाखे सावधानी से चलाना पटाखे। ठीक है, रक्षाबंधन में